Hello dear students. I hope in the last lecture we have discussed about the mechanism of this benzenes. Have you remembered that what are the process of mechanism of electrophilic substitution, that were generation of the electrophile, formation of the carbocation intermediate and the removal of proton from the carbocation intermediate. I hope all of you have gone through this all the topics. As generation of electrophile, first of all what we have done, we have taken aluminum trichloride, means just as an initiation process, क्लोरीन राइट। क्लोरीन को सबसे पहले हमने क्या किया था, वहाँ पे दिखाया था कि क्लोरीन जो है आपस में होमोन्यूक्लियर फिजन कैसे होगा, और उसके बाद अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है AlCl4- क्लोरोनियम आयन बन जाएगा और Cl+ फ्री रेडिकल हो जाएगा। फिर मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ कैसे करेगा, एसिटाइल क्लोराइड कैसे होगा। फिर उसके बाद हमने नाइट्रेशन वाला जो कैटलिस्ट था उसमें हमने दिखाया कि सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड किस तरह से प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना और हमारा NO2 जो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल वाला कंपाउंड बना और H2O बाहर निकल गया। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन दिखाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में मैंने क्या किया था, बेंजीन को एक इलेक्ट्रोफाइल उसके सामने रखा, तो फिर एक जो पाई बॉन्ड है वो रिमूव हो गया और उसके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लास्ट में फाइनली किस तरह से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है और वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन में आप लोग जानते होंगे कि 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है तीनों डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा, राइट। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट के रूप में हम लोग करेंगे। तो बेंजीन जो है डायरेक्टली अगर आप 3H2O निकेल के प्रेजेंस में हीट करोगे तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। अगर यही चीज़ आप क्लोरीन ले लोगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ले लोगे और एट द टेम्परेचर 500 केल्विन लोगे तो आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या बनेगा, आपका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। देख सकते हैं आप, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। अगर हम कंबशन करते हैं बेंजीन को तो क्या बनेगा आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसका एक फार्मूला भी आप लिख लीजिए, CX और HY के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, CXHY प्लस X + Y/4 O2 गिव्स XCO2 + Y/2 H2। अब आ जाइए कि किस तरफ बेंजीन का जो इन्फ्लुएंस होगा फंक्शनल ग्रुप में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसके साथ ऐड होता है तो कहाँ पे सबसे पहले ऐड होगा, तो ऑर्थो एंड पैरा ये दो जो डायरेक्शन है इस ग्रुप में हमेशा याद रखिएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई भी डायरेक्ट ग्रुप अटैच होता है। अगर आप सीधा सीधी पैरा पोजीशन पर अल्कोहल डालते हैं तो फिनॉल ग्रुप हो जाता है। फिनॉल का आप देख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने याद कीजिए चैप्टर नंबर 12 में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस R इफेक्ट में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर था। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो मोर स्टेबल होगा वो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो उस पोजीशन पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करता है। एंड इट में बी नोटेड दैट यहाँ पे -I इफेक्ट भी पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट याद होगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे तो फिर डेंसिटी जैसे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जाता जाएगा एंड डेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो ये था हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशंस का। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड को हम वहाँ पे डालते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड किस तरह से वहाँ पर ऐड होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल है, जैसे एमीन हो गया, एमाइड ग्रुप हो गया, एमिडो एसिटाइल ग्रुप हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर सबसे पहले पैरा पोजीशन पर था। पैरा पोजीशन से जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है वो किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया और फाइनली जो है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से बना है। अगर हम ऑर्थो पोजीशन से अगर गए हैं तो, अगर हम मेटा पोजीशन से जाएंगे तो कैसा होगा पता है आपको, यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशंस के लिए नाइट्रोबेंजीन की एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन में आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर था नाइट्रोबेंजीन का। इस केस में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, कौन सा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट होगा और कितना डिफ़िकल्टीज़ होगा उस ग्रुप को डीएक्टिवेट करना
उस पोजीशन से जहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन का डेंस ज़्यादा है, किस तरह से वहाँ पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप कंपेयर करोगे तो मेटा पोजीशन पर किस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा। अब आ जाइए कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी के रूप में। अब आ जाइए बेंजीन जो है, आपको पता है कि बेंजीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कैसे हैं, यहाँ पर किस तरह से बेंजीन हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस देता है। बेंजीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसके पास अगर आप 2 बेंजीन रिंग, जो स्पेशली हम लोग नेप्थलीन बॉल कहते थे, वो बहुत ही जहरीला होता है, दैट टॉक्सिक एंड इट इज सेड टू बी दैट इट पॉसेस अ कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी। इसीलिए ज़्यादा वो जो गैस जो छोड़ता है, उस गैस से हमें मतलब कैंसर डिजीज़ हो सकता है। या तो आप किसी भी पॉलीन्यूक्लियर को इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, जैसे टोबैको हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, तो वहाँ पर वो सारा गैस जो है बहुत ही टॉक्सिक गैस होता है, जो फाइनली हमारे डीएनए को ब्रेक कर देता है और हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन्स होंगे वो सब के सब कार्सिनोजेनिटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। Chlorination of methane is a free radical reaction in which occurs the following mechanism। याद कीजिए मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले क्या होता है इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपागेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन का इनिशिएट किया, होमोलाइटिक फिजन किया, तो वहाँ पर मतलब आप लोगों को फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम्स मिलेगा। फिर फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम प्रोपागेट करेगा मीथेन के साथ, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर आपको एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में मिलेगा। वापस जब हम उसको टर्मिनेट करेंगे तो CH3 मिलकर के हम लोगों को इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ये हमारा होमोलाइटिक फिजन था। दूसरा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको मैकेनिज्म समझने में दिक्कत हो तो पहले हमेशा याद रखना ये तीनों प्रोसेस को स्टेप टू स्टेप करना। जैसे यहाँ पर Cl2 जुटा है तो मीथेन के साथ ये जो फ्री रेडिकल्स क्लोराइड एटम्स है वो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर वापस जुटेगा तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। इस तरह से मिथाइल 2 जो फ्री रेडिकल्स ग्रुप होंगे वो आपस में अटैच होकर के इथेन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हम लोग का IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना है आप लोगों को। बहुत ही इजी है किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए इस कंपाउंड का नेम हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 2-methyl butene, pent 1-ene 3-ine, buta 1,3-diene, 4-phenyl but 1-ene, 2-methyl phenol, 5-2-methyl propyl decane, 4-ethyl deca 1,5,8 triene, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं वो दिखाना है आप लोगों को। तो देख लीजिए ब्यूटीन के ये 4 आइसोमर्स है, but 1-ene, but 2-ene, सिस और ट्रांस, 2-methyl prop 1-ene। पेंटाइन का भी आप दिखा सकते हैं, 1 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, 3 methyl but 1-ine। इस तरीके से आप बता सकते हो स्ट्रक्चर को, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा ओजोनोलाइसिस वाला है, किस तरह से ओजोनोलाइसिस होगा और कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को 100% समझ में आ जाए किस तरह से हुआ है, राइट। देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से पेंट 2-ene को ओजोनोलाइसिस करने पर हमारा प्रोपानोन और इथेनॉल बना है। याद रखना कीटोन का और अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशंस होता है। कोई भी कंपाउंड को अगर आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन और अल्डिहाइड, राइट। वही 6th और 7th क्वेश्चन हमारा वही है। आप लोगों को बस खाली ध्यान से पढ़ना है, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, किस तरह से कीटोन और अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 8 में आ जाइए, अगर आप कंबशन करोगे तो क्या बनेगा। तो कंबशन करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। खाली बस वो फार्मूला याद रखना, CX और HY वाला प्लस X + Y/2 O2 गिव्स X CO2 प्लस Y + 1 O2, राइट। तो इस फार्मूला को याद रख करके आप इस तरह से कंबशन का दिखा सकते हो। दूसरा सिस और ट्रांस का हेक्स 2 इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बच्चों, सिस का होगा। क्यों,
ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में जो है डाइपोल मोमेंट मतलब इंट्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है। जैसे हम लोगों ने सिस और ट्रांस ब्यूटूइन में किया था, आमना सामना होने के कारण क्या होता है, इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन सिस में क्या होता है, दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, बेंजीन का जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर है किस तरह से होगा, और तीनों जो गुण हैं आपको पता होगा, प्लेनैरिटी, डीलोकलाइज एंड हकल्स रूल, ठीक है। ये तीनों कंडीशन फॉलो अगर करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे, राइट। अब यहाँ पर कौन कौन सा बेंजेनॉइड है, कौन कौन सा बेंजेनॉइड नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 3 कंपाउंड है जिसमें से एक भी बेंजीन नहीं है, क्योंकि वो तीनों चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन कौन सा, प्लेनैरिटी, उसके बाद दूसरा जो है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो है हकल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को कन्वर्जन करना है बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो जितना भी रिएक्शन हम लोगों ने ब्रोमीन का पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस में, स्पेशली अबाउट डायलोजिनेशन, उस सारा रिएक्शन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, वैसे तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में सब बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको डिस्टर्ब हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन को हम लोग पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बेंजीन को नाइट्रेशन करते हैं कैसा कंपाउंड बनता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बेंजीन से फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ये सब पहचानना, मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाया है, ये सब बहुत इजी है। उसके बाद मार्कोनी-कॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, वो वाला ध्यान देना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूरे अल्कीन में यही था। मैंने आपको बताया अभी तक केमिकल रिएक्शन में कि मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और उसमें आपको बताना है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन में, एंटी मार्कोनी-कॉप्स में 1 ब्रोमो पेंटेन इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड मार्कोनी-कॉप्स में 2 ब्रोमो प्रोपेन इज़ मेजर प्रोडक्ट। उसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को बता देना है, हर एक रिएक्शंस को बताना है कि क्यों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में केकुले का 2,2 डाइमिथाइल बेंजीन वाला, जिसको हम लोग ज़ाइलिन बोलते थे, तो ज़ाइलिन का किस तरह से ओजोनोलाइसिस किया गया और ग्लाइकोजाइल या 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो देख लीजिए आप, ये बता देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्यों जो है बेंजीन का तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर एसिटिलीन में क्यों है, तो क्योंकि वहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर का मतलब हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन इजीली हो सकता है, जिस कारण से आप बता सकते हो कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मतलब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्टीज़ के साथ होता है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न याद कीजिए। मैंने बताया था आप लोगों को कि बेंजीन ऑलरेडी जो है क्या है, उसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जैसे उसको आप जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो वाला कंपाउंड दोगे तो वो रिपेल करेगा, जिसके पास कमी होगा वो वाला कंपाउंड दोगे तो इजीली अटैच हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़े लेट से होता है। उसके बाद आ जाइए इथाइन का, मतलब ये बेंजीन का आप लोगों को कन्वर्जन करना है, इथाइन से आपको बेंजीन बनाना है। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा भी था, इथाइन को जब रेड हॉट ट्यूब के साथ 873 केल्विन के साथ पास करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बेंजीन के लिए आप देख लीजिए इथीन से बेंजीन कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए, फिर ये हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसमें अगर आप लोगों को डाउट हो देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी और डाउट्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
ये देख लीजिए स्केलेटन 2 मिथाइल ब्यूटेन, डबल बॉन्ड डालोगे, कौन से पोजीशन पर डालोगे, टेट्रा कोवेलेंसी को ध्यान में रखना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये सब को देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोफाइल को सजाना है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होता है उस तरफ जो है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप झुकेगा। तो अगर हम डेंसिटी वाइज देखें तो क्लोरोबेंजीन इज़ मोर डेंस देन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन विच इज़ मोर डेंस देन 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। आउट ऑफ बेंजीन मेटा नाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजीन देख लीजिए, और टॉल्यून में कौन सा नाइट्रेशन होगा और कितना जल्दी होगा, इस चीज़ को देख लेना है। मिथाइल ग्रुप किस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरफ है वो देख लीजिए। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन किस तरह से डिक्रीज़ करेगा, टॉल्यून बेंजीन नाइट्रोबेंजीन देख लीजिए किस तरह से ये सब होगा। 24 है आपको एल्युमिनियम क्लोराइड के बदले हैं हम लोग क्या दूसरा एनहाइड्रस यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था हेलोजिनेशन टाइम में एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस FeBr3 ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस रिएक्शन में 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोब्यूटेन इस दोनों को मिक्सचर कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो क्या ऑड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इधर भी 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो आपको हेक्सेन मिलता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन को अगर आप करोगे तो आपको हेप्टेन मिलेगा, राइट। 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन को करोगे तो ऑक्टेन मिलेगा। तो यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन जनरली जो होता है स्पेशली फॉर इंक्रीजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का लेक्चर, और इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं तुम लोगों का डाउट को सॉल्व कर सकूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।